भारत और ईरान के संबंध केवल दो आधुनिक देशों के बीच की कूटनीतिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी, जटिल और हजारों वर्षों में विकसित हुई सभ्यतागत साझेदारी की कहानी है। इन दोनों क्षेत्रों के लोगों की जड़ें एक साझा सांस्कृतिक और भाषाई परंपरा में मिलती हैं, जिसे इंडो ईरानी परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा से ही आगे चलकर संस्कृत और अवेस्ता जैसी प्राचीन भाषाओं का जन्म हुआ, जिनमें कई शब्द, देवताओं के नाम और धार्मिक विचार आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। उदाहरण के लिए वैदिक देवता मित्र और ईरानी मिथ्रा एक ही मूल से निकले माने जाते हैं, जो ये दर्शाता है कि कभी ये दोनों सभ्यताएं एक साझा सांस्कृतिक धारा का हिस्सा थीं। प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी, तब भी उसके व्यापारिक संबंध ईरानी पठार और मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि उस समय भारत से कपास, मनके, कीमती पत्थर और धातुएं ईरान और पश्चिमी एशिया तक भेजी जाती थीं, जबकि वहां से अन्य वस्तुएं भारत आती थीं। ये केवल व्यापार नहीं था, बल्कि विचारों, तकनीकों और जीवन शैली का भी आदान प्रदान था। इस प्रकार भारत और ईरान के बीच संबंधों की नींव आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर बहुत प्रारंभिक समय में ही पड़ चुकी थी। समय के साथ जब आकेमेनिड साम्राज्य का उदय हुआ, तब भारत और ईरान के संबंधों में एक नया मोड़ आया। फारसी सम्राट डेरियस प्रथम ने लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से सिंधु घाटी के हिस्सों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये घटना महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि पहली बार भारतीय भूभाग का एक हिस्सा किसी बाहरी साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सम्मिलित हुआ। फारसी प्रशासनिक प्रणाली, कर व्यवस्था और शासन पद्धति ने बाद में भारतीय साम्राज्यों, विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य को भी प्रभावित किया। इस काल में केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा। फारसी लिपि और प्रशासनिक परंपराओं का प्रभाव भारतीय शिलालेखों और दस्तावेजों में दिखाई देता है। साथ ही कला और स्थापत्य में भी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये वो समय था जब भारत और ईरान के संबंध केवल पड़ोसी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे एक व्यापक साम्राज्यिक और सांस्कृतिक नेटवर्क का हिस्सा बन गए। आगे चलकर जब सिकंदर महान के आक्रमण के बाद मध्य एशिया में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, तब भारत और ईरान के बीच संबंध और अधिक जटिल और बहुआयामी हो गए। पार्थियन और कुषाण जैसे शासकों ने दोनों क्षेत्रों के बीच एक सेतु का कार्य किया। इन शासकों के शासन में व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ, विशेष रूप से रेशम मार्ग के माध्यम से, जिससे भारत, ईरान और चीन के बीच वस्तुओं और विचारों का तीव्र आदान प्रदान संभव हुआ। इस समय बौद्ध धर्म भी मध्य एशिया के रास्ते ईरानी क्षेत्रों तक पहुंचा, जबकि ईरानी कला और प्रतीकों का प्रभाव भारतीय कला में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी ये संबंध गहराता गया। ईरान में विकसित जरथुष्ट्र धर्म और भारत में प्रचलित वैदिक परंपराओं के बीच कई समानताएं थीं, जैसे अग्नि की पूजा, यज्ञ की परंपरा और नैतिकता पर आधारित जीवन दर्शन। हालांकि समय के साथ दोनों धर्म अलग अलग दिशाओं में विकसित हुए, फिर भी उनकी मूल संरचना में एक गहरी समानता बनी रही, जो उनके साझा अतीत की ओर संकेत करती है। इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक भारत और ईरान के संबंध एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया रहे, जिसमें व्यापार, संस्कृति, भाषा और धर्म सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संबंध केवल भौगोलिक निकटता का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध का प्रतीक था, जिसने दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखा। भारत और ईरान के संबंधों का ये धार्मिक और सामाजिक आयाम वास्तव में दोनों सभ्यताओं के बीच सबसे स्थायी और गहरा सेतु रहा है। जब इस्लाम का उदय और विस्तार ईरान में हुआ, तब जरथुष्ट्र धर्म के अनुयायियों के सामने अपनी पहचान और आस्था को सुरक्षित रखने की चुनौती उत्पन्न हुई। इसी कारण वे समुद्री मार्गों से भारत पहुंचे और यहाँ पारसी समुदाय के रूप में बस गए। इस समुदाय ने भारतीय समाज में केवल अपनी परंपराओं को ही सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर उद्योग, व्यापार, शिक्षा और परोपकार के क्षेत्रों में। उन्होंने भारतीय समाज में एक प्रगतिशील, शिक्षित और उदार दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक विकास को नई दिशा मिली। दूसरी ओर सूफी परंपरा के माध्यम से ईरानी आध्यात्मिकता भारत में पहुंची, जिसने धर्म को केवल अनुष्ठानों तक सीमित न रखकर उसे प्रेम, करुणा और आंतरिक अनुभव से जोड़ दिया।
सूफी संतों ने भाषा, जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता और ईश्वर के बीच सीधे संबंध पर बल दिया, जिससे भारतीय समाज में सहिष्णुता और सामंजस्य की भावना मजबूत हुई। ये प्रभाव विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में दिखाई देता है, जहां सूफी और भक्ति परंपराओं ने मिलकर एक समावेशी सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया। आधुनिक समय में भी ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव नए रूपों में प्रकट होता है। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग, विशेषकर तेल और गैस, दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके साथ ही अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के हित कई बार समान होते हैं, क्योंकि वे क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार मार्गों और सुरक्षा के प्रश्नों से जुड़े हैं। सांस्कृतिक स्तर पर भी साहित्य, सिनेमा, भाषा और शैक्षणिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लोग एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इस प्रकार भारत और ईरान का संबंध केवल ऐतिहासिक विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आज भी जीवंत, गतिशील और बहुआयामी है, जिसकी मूल भावना सहयोग, सांस्कृतिक निकटता और पारस्परिक सम्मान समय के साथ और अधिक मजबूत होती जा रही है। ये संबंध जीवित और प्रासंगिक है, जहां भारत और ईरान ऊर्जा सहयोग, विशेषकर तेल और गैस तथा अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर स्ट्रेटेजिक साझेदारी साझा करते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर फिल्म, साहित्य, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क इस रिश्ते को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार भारत ईरान संबंध एक सतत ऐतिहासिक धारा है, जो हजारों वर्षों से व्यापार, संस्कृति, धर्म और राजनीति के माध्यम से विकसित होती रही है और आज भी पारस्परिक सम्मान, सहयोग और साझा विरासत पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ बदलती रही, लेकिन कभी टूटी नहीं।